नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 19 जनवरी 2021 और हम डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान शुरुआत किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान का शुरुआत किया गया है। अब ये जन जागरूकता अभियान का शुरुआत किया गया है, तो चलिए हम लोग इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देखिए, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, किसने? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान का आरंभ किया है। इसका आरंभ किया है, सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान का आरंभ किया है। अब सक्षम का फुल फॉर्म क्या होता है? सक्षम का फुल फॉर्म होता है संरक्षण क्षमता महोत्सव। क्या होता है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। और ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री अभी हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इतनी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विसेज के साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, तीसरा है यस बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी यस बैंक। तो हाल ही में यस बैंक ने आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विसेज के साथ साझेदारी किया है। इतनी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। हाल ही में यस बैंक ने वेलनेस थीम्स क्रेडिट कार्ड के लिए, किसके लिए? वेलनेस थीम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी किया है। किसके साथ साझेदारी किया है? आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। ठीक है, इतनी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। और देखिए, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा इसको किया गया था। और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 के मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है किरण मजूमदार, एडवर्ड नाइट, नजहत शमीम खान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नजहत शमीम खान। तो हाल ही में 2021 के लिए मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नजहत शमीम खान को चुना गया है। इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु की तरफ। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में, किसमें? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में किसी के अस्थायी प्रतिनिधि नजहत शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। और यह ऑस्ट्रेलिया वकील एलिजाबेथ टीचर फिसलबर्गर का स्थान ग्रहण करेगी। किसका स्थान ग्रहण करेगी? ऑस्ट्रेलिया की है ये वकील एलिजाबेथ टीचर फिसलबर्गर, इसका स्थान ग्रहण करेंगे। और 15 जनवरी 2021 को 15वीं वार्षिक सभा के दौरान इसको चुना गया है। किस सभा के दौरान चुना गया है? 15वीं वार्षिक सभा के दौरान इसे चुना गया है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है? डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है। ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में डॉपलर वेदर रडार का निर्माण किया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है, जो हिमालय पर जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। इतनी सी बात इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। अब देखिए, इसे इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बेंगलुरु के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, इस वर्ष यानी कि 2021 में तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 17 जनवरी, तीसरा है 16 जनवरी, चौथा है 14 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 जनवरी को इस वर्ष तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। अब ये तिरुवल्लुवर दिवस क्या होता है, चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 15 जनवरी 2021 को, कब? 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर तमिल कवि और संत, ये जो थे तमिल कवि थे और संत थे, तिरुवल्लुवर, जिसे वल्लुवर के नाम से भी जानते हैं, को श्रद्धांजलि दी है। किसने दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यह पहली बार 1935 में 17 और 18 मई को मनाया गया था। यह आमतौर पर तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया गंगाधरेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? गंगाधरेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के बेंगलोर में, ठीक है, गंगाधरेश्वर मंदिर स्थित है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। गवि गंगाधरेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? गवि गंगाधरेश्वर मंदिर उर्फ गविपुरम गुफा मंदिर पुरातात्विक आर्किटेक्चर का एक उत्तम उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? उत्तम उदाहरण है। और गवि गंगाधरेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य की बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, कौन सा सेंचुरी? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में शुरू होने वाला पहला राजकीय पक्षी महोत्सव का नाम क्या है? ऑप्शन है गोचर मेला, दूसरा ऑप्शन है धींगा गवर, तीसरा ऑप्शन है कलरव और चौथा है गोधा मेला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि कलरव। हाल ही में नागा नकटी बर्ड सेंचुरी शुरू होने वाले पहले राजकीय पक्षी महोत्सव का नाम कलरव है। क्या है? कलरव है। और ये प्रश्न बिहार से होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नागी नकटी बर्ड सेंचुरी को। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं। बिहार के पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है। ये क्या है? बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है कलरव। क्या है? कलरव। ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमुई जिले में। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में आरंभ हुआ है। कहाँ आरंभ हुआ है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है बिहार के जमुई में, वहीं पे ये अभी आरंभ हुआ है। और यह एक 3 दिवसीय महोत्सव है। कितना दिवस का महोत्सव है? 3 दिवसीय महोत्सव है। और हर जगह के विशेषज्ञ और पंखों वाले पशु प्रेमियों को आकर्षित करने पर यह निर्भर करता है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के साथ भारतीय सेना ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने का अनुबंध किया है? ऑप्शन है इनड्रोन ड्रोन विशेषज्ञ, दूसरा ऑप्शन है एयरपिक्स, तीसरा है एरियल एयर और चौथा है आइडिया फोर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आइडिया फोर्ज। तो हाल ही में आइडिया फोर्ज संगठन के साथ भारतीय सेना ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने का अनुबंध किया है। अब इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। आइडिया फोर्ज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कौन सा संस्थान? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया एक स्टार्टअप है। तो क्या है? मुंबई के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप है। इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। और देखिए, भारतीय सेना ने आइडिया फोर्ज से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, कैसा डॉलर है? अमेरिकी डॉलर में उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में इतनी सी मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में है? ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमीरात, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अर्थात
इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी भारत देश में है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासी भारत देश में है। कहाँ है सबसे अधिक प्रवासी? सबसे अधिक प्रवासी है भारत देश में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, केरल, झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो हाल ही में केरल राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना का शुभारंभ किया गया है। इतनी सी बात इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बिंदु है, हाल ही में केरल राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए एरुदिति फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन? एरुदिति फाउंडेशन की वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की गई है। और ये किस फाउंडेशन के द्वारा की गई है? एरुदिति फाउंडेशन के द्वारा। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। आज की इस वीडियो सेशन का अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी से जय हिंद, जय भारत।